नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल सोशियोलॉजी विद मनीष पर। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग इस लेक्चर में बात करेंगे सोशल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनलिज्म पर, सामाजिक संरचना और प्रकार्य पर। हमारे कई वीडियोस यूट्यूब पर अवेलेबल हैं। जो भी कैंडिडेट हमारा वीडियोस देखना चाहते हैं पुराने, वो हमारे चैनल पर जाकर आप वीडियोस को देख सकते हैं। सबसे पहली बात। दूसरी बात यह है कि यदि आप हमारा सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 7054161270 पर। आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा, आपका टेस्ट लिया जाएगा, हर चीज़ की जाएगी और इसके लिए कंप्लीट जो जानकारी है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाती है। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि इस समय पीजीटी के फॉर्म फिर एक्सटेंड कर दिए गए हैं कि आप 5 मई तक भर सकते हैं। तो आप लोग जो लोग फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं वो फॉर्म भरते चलिए और अपनी तैयारी को बहुत अच्छी, बहुत धारदार, बहुत ही प्रभावी बनाए रखने के लिए आप हमारे वीडियोस के साथ जुड़ सकते हैं। किसी भी टीचर की योग्यता या उसकी स्थिति का निर्धारण आप इस बात से कर सकते हैं कि वो टीचर किस स्तर का पढ़ाता है, पहली बात। लेकिन उससे भी मैं एक कदम आगे बढ़कर ये भी बताना चाहूँगा, कोई कितना भी अच्छा पढ़ाए, कोई कितना भी ज्ञानी हो, कोई कितना भी प्रभावी हो, ये अगर आप सफल नहीं होते तो सबसे बड़ी तकलीफ़ आपको समाज देता है, अपने आसपास के लोग देते हैं। यानी कि आप कितना भी जानकार हो, जानकार होने से सफलता सुनिश्चित नहीं होती। उसके लिए एक स्ट्रेटजी थोड़ी चाहिए। और दूसरा, आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप जो पढ़ रहे हैं वो एग्ज़ाम में आता है कि नहीं आता है। यदि वो एग्ज़ाम में आता है, आप एग्ज़ाम क्रैक करते हैं, बस आप समझ लो ज्ञानी हैं। आप एग्ज़ाम क्रैक नहीं करते, आप ज्ञानी नहीं हैं, आपको वो टैग नहीं मिलने वाला। इसलिए मेरा विनम्र निवेदन है, गंभीर निवेदन है कि आप लोग इस बात को ठीक तरीके से समझ लें। आइए हम लोग लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। प्रकार्यवाद, सामाजिक संरचना और प्रकार्यवाद। हम लोगों ने सामाजिक संरचना पर पहले चर्चा कर ली है, अब हम लोग प्रकार्यवाद पर चर्चा करेंगे। स्पेंसर के शब्दों में देखते हैं। स्पेंसर की पुस्तक है, उसमें स्पेंसर ने जो प्रकार्यवाद को कुछ इस तरीके से बताया है। वो कहते हैं कि जो समाजशास्त्र को एक सावयव के रूप में, एक ऑर्गन के रूप में देखा जाना चाहिए और यह एक अखंड व्यवस्था है। यह एक अखंड व्यवस्था है क्योंकि इसी के द्वारा उद्विकासी प्रकार्यवादी व्यवस्था का वर्णन किया जा सकता है। थोड़ा सा टेढ़ी मेढ़ी बात लगी होगी, आसानी के साथ समझिए। स्पेंसर महोदय जो प्रकार्यवाद को एक पूरे व्यवस्था के रूप में देखते हैं। जैसे एक ह्यूमन बॉडी है, जो कि डार्विन से प्रभावित हैं। जैसे डार्विन पूरे ह्यूमन एवोल्यूशन की बात करते हैं, ह्यूमन बॉडी या स्ट्रक्चर की बात करते हैं, उसी तरीके से उसी आइडिया को स्पेंसर ने ले लिया और सोसाइटी पर अप्लीकेबल कर लिया। तो वो सोसाइटी को एक ऑर्गेनिज्म की तरह देखते हैं, एक सावयव की तरह देखते हैं। उसका मतलब क्या है कि जैसे मान लो मेरी एक फिंगर एक कट जाती है, आज चोट लग जाती है, कुछ भी हो जाता है, टूट जाती है, मोच आ जाती है, तो मैं लेक्चर रिकॉर्ड नहीं कर सकता, लिख नहीं सकता। यानी पूरा, एक तो मेरा पूरा दिन बर्बाद हो जाएगा, 2 दिन, 3 दिन, एक आध हफ्ता, एक आध महीना बर्बाद हो सकता है। ये प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम, तो उसी तरीके से एक अंग में समाज के कोई भी परिवर्तन, कोई भी नुकसान, कोई भी क्षति पूरे समाज के दूसरे अंगों को, व्यवस्था को प्रभावित करती है। वो पूरा ऑर्गेनिज्म है, जो पूरा सावयव है, वो पूरा इफेक्ट हो जाता है। और आगे वो ये भी कहने की कोशिश करते हैं कि जो उद्विकास है वो एक प्रकार्यवादी व्यवस्था है। उद्विकास क्या है? सरलता से जटिलता की ओर विकास। आदिम बर्बर सभ्य समाज, एक ये उद्विकासी स्थिति है। तो ये कहते हैं कि एक प्रकार्यवादी स्थिति है। जाहिर सी बात है, अगर वो डिसफंक्शनल हो तो सोसाइटी बेटर वर्क नहीं करेगी। आप ये समझ रहे होंगे। आगे बात करते हैं, दूसरी थ्योरी है इमाइल दरखाइम की। इमाइल दरखाइम ने अपनी पुस्तक डिवीजन ऑफ लेबर, श्रम का विभाजन प्लस
रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड। रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड में प्रकार्यवाद को बताने की कोशिश की है। दरअसल दुर्खीम की एक बात यह है खास है कि वो समाज को जीवित मानते हैं, समाज को स्वयंभू मानते हैं, सुई जेनरिस मानते हैं। ये कहने का क्या है, वो कहते हैं कि इनकी जो स्टडी है उसमें व्यक्ति बिल्कुल इम्पॉर्टेंट नहीं है, इनकी स्टडी में इम्पॉर्टेंट है समाज। ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये कहते हैं समाज जीवित है तथा उसे जीवित रहने के लिए आवश्यकताओं की पूर्ति आवश्यक है। ये धर्म का प्रकार्यवादी सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं और ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति का अध्ययन करते हैं। इनका कहना है कि सामाजिक संस्था के सामान्य और व्याधिकी कार्यों का उल्लेख इन्होंने किया है। सामाजिक संस्था के जो सामान्य और व्याधिकी कार्य क्या हैं? दरअसल दुर्खीम किसी भी स्थिति को बेहतर मानते हैं बशर्ते उसमें संतुलन हो। यानी कि अगर मान लो अपराध हो रहा है सामान्यतः तो वो कोई बुरी बात नहीं है, वो सामान्य स्थिति है। चोरी हो रही है वो सामान्य स्थिति है तो कोई बुरी बात नहीं। उनका कहना है कि ये सब समाज के सामान्य प्रघटनाएं हैं, लेकिन अगर उनकी दर एकदम घट जाए तो समाज के लिए बुरा है, अगर उनकी दर एकदम बढ़ जाए तो समाज के लिए बुरा है। यानी उसके डेंसिटी, उसके घनत्व की बात ये करते हैं। और व्याधिकी प्रकारों में ऐसे कार्य जो समाज के लिए घातक हैं, नुकसानदायक हैं, इन चीज़ों को रखते हैं। तो अगर आप दरखाइम को, मैं डिटेल में इन दरखाइम पर अलग से वीडियोस बनाऊंगा, लेकिन आप अगर इनको समझना चाहते हैं तो इन्होंने धर्म का प्रकार्यवादी सिद्धांत किस रूप में प्रस्तुत किया। इनका मानना था कि संपूर्ण जो समाज है वो एक सॉलिडरिटी प्रेजेंट करता है, सामाजिक सुदृढ़ता लेकर आता है। अगर हम कोई भी पूजा स्थल, टैबू इत्यादि को मानते हैं तो वहाँ वो एक सोशल यूनिटी डेवलप करता है, एकता विकसित होती है, लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं पूजा पद्धति इत्यादि के रूप में, तो उससे समाज में एकता, सुदृढ़ता, सकारात्मकता आती है। अब बात करते हैं रेडक्लिफ ब्राउन के शब्दों में। इनकी पुस्तक है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी। ये सब किताबें समझ लो एकदम आपको रटी रहनी चाहिए। ये समझ लो फेवरेट एग्जाम, चाहे यूजीसी नेट हो, जेआरएफ हो, उनके लिए फेवरेट हैं। आपको मेरा लेक्चर पसंद आ रहा होगा, मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ। आप लोग आखिरी पर तक हमारे वीडियोस के साथ बने रहिए। ये कहते हैं, ब्राउन कहते हैं कि जो प्रकार्यवाद है यह सावयव एवं समाज को एक मानते हैं। बेसिकली ये जो है सावयव और समाज को एक ही मानते हैं, ऑर्गन और सोसाइटी को एक ही मानते हैं। बिल्कुल ठीक है, यानी कहीं ना कहीं स्पेंसर को इन्होंने पढ़ा होगा। वो कहते हैं किसी भी सामाजिक इकाई का प्रकार्य उस इकाई का योगदान है जो सामाजिक व्यवस्था की क्रियाशीलता के रूप में सामाजिक जीवन को देती है। जो सामाजिक व्यवस्था की क्रियाशीलता के रूप में सामाजिक जीवन को देती है, ये इनका आगे कहना है। इसका आशय क्या है? देखिए, ये कहते हैं कि जो सावयव है, समाज है, वो एक ही है और किसी सामाजिक इकाई में, यानी पूरे सामाजिक जगत की जो कोई भी यूनिट है, जैसे परिवार, विवाह, नातेदारी इत्यादि इत्यादि, इकाई का प्रकार्य उस इकाई का योगदान है। बिल्कुल, जैसे मान लो फैमिली सिस्टम ठीक तरीके से काम कर रहा है तो समझ लो परिवार व्यवस्था का समाज के लिए एक योगदान है। आगे कहते हैं जो सामाजिक व्यवस्था की क्रियाशीलता के रूप में सामाजिक जीवन को देता है। जो अगर वो परिवार व्यवस्था ठीक तरीके से काम कर रही है तो सामाजिक व्यवस्था को कहीं ना कहीं बेहतर क्रियाशील बनाए रखता है। ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। आशा है आसानी से आप समझ गए होंगे। अब हम लोग बात करते हैं मैलिनोवस्की पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर हैं सारे। ये क्या कहते हैं मैलिनोवस्की? ये कहते हैं प्रकार्यवाद की जो व्याख्या है वो संस्कृति के विभिन्न तत्वों के रूप में की जानी चाहिए। प्रकार्यवाद की जो व्याख्या है संस्कृति के विभिन्न तत्वों के रूप में की जानी चाहिए। वो ये भी कहते हैं संस्कृति मानव वह साधन है, संस्कृति मानव वह साधन है जिसके द्वारा
विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। संस्कृति मानो वह साधन है जिसके द्वारा विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। तो जहां आवश्यकताओं शब्द आ जाए वहां मालिनोव्स्की लगा दीजिएगा, बिना सोचे समझे, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आगे, अब इसके लिए कुछ आधारभूत तत्व भी या आधारभूत आवश्यकताएं भी चाहिए प्रकार्यवाद के लिए। तो इसमें शरीर पोषण, यानी शरीर पोषण, ये बात शब्द यूज करते हैं मालिनोव्स्की, यानी पूरी सोसाइटी को या एक तरीके से सोसाइटी को ह्यूमन बॉडी माना जाए तो उसके लिए पोषण की जरूरत है, न्यूट्रिशन की जरूरत है, वो है। फिर वो प्रजनन, रिप्रोडक्शन को अहमियत देते हैं। फिर आगे शारीरिक आराम शब्द वो प्रयोग करते हैं, गति शब्द प्रयोग करते हैं, वृद्धि शब्द प्रयोग करते हैं और स्वास्थ्य शब्द प्रयोग करते हैं। यानी कि 6 तत्वों बताते हैं, 6 आवश्यकताएं बताते हैं। पहला, शारीरिक पोषण आवश्यक है, प्रजनन आवश्यक है, शारीरिक आराम आवश्यक है, गति आवश्यक है, वृद्धि आवश्यक है और स्वास्थ्य आवश्यक है। ये सारे शब्द पूछे जा चुके हैं कि इनमें से कौन कौन सी आवश्यकताओं को मालिनोव्स्की ने लिया है, याद रहना चाहिए। आगे बात करते हैं मर्टन के बारे में। मर्टन पर भी ये क्लासिकल थिंकर हैं, अलग से डिटेल में इन पर वीडियो बनाया जाएगा। अभी मैं शॉर्ट में इनके बारे में बताता हूँ। इनकी पुस्तक है द थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर, में वो इनकी पुस्तक है द थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। ये किताब सैकड़ों बार पूछी गई, तो आप इसे भूलिए मत कृपया। द थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर, उसमें वो जो फंक्शनलिज्म है, प्रकारवाद है, उसको एक उत्सव के रूप में देखते हैं। दरअसल मर्टन चेला थे एक तरीके से पार्सन्स के, उनके शिष्य थे, तो उनके स्टूडेंट होने के नाते इन्होंने भी प्रकारवादी मेथड को जो है डेवलप किया है और प्रकारवादी मेथड के अंदर इन्होंने कोशिश करी है कि पार्सन से आगे जाकर और थोड़ा व्यवस्थित बेहतर काम किया जा सके। तो इस तरीके से इन्होंने काम किया है। अब इनका जो काम है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है मिडिल रेंज थ्योरी का। वो उसके लिए मर्टन को बहुत जाना जाता है। आप वो क्वेश्चन आ सकता है मिडिल रेंज थ्योरी का कंसेप्ट किसने दिया, तो आप यह याद रखेंगे। दूसरा, मर्टन को प्रकार्य, अप्रकार्य, दुष्प्रकार्य, प्रकट प्रकार्य, अप्रकट प्रकार्य के लिए जाना जाता है। अब प्रकार्य क्या हैं? प्रकार्य वे हैं जो समाज की आवश्यकताएं हैं या ऐसे कार्य जो समाज के लिए आवश्यक हैं, समाज को बेहतर बनाते हैं। ठीक। दुष्प्रकार्य क्या हैं? ऐसे प्रकार्य जो समाज के लिए चुनौती उत्पन्न करते हैं, समाज को नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक। तीसरा है अप्रकार्य, मतलब कुछ ऐसी गतिविधियां जिनसे समाज को ना तो घाटा होता है ना ही फायदा होता है, उनको वो कहते हैं अप्रकार्यवाद। तो ये मर्टन एकदम क्लियर हो गया। बुक इनकी याद रखना, द थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। आगे हम लोग बात करेंगे विप्रकारीकरण के बारे में। विप्रकारीकरण के बारे में यह कंसेप्ट दिया है आगबर्न ने। आगबर्न ने कंसेप्ट दिया है। इसमें कहा गया है एक ऐसी स्थिति जिसमें किसी संस्था एवं समूह के कार्य दूसरी संस्थाओं द्वारा ले लिए जाते हैं। किसी संस्था या समूह के जो काम हैं दूसरी संस्थाओं द्वारा ले लिए जाते हैं, यानी दूसरी संस्थाएं उन कार्यों को करने लगती हैं। अगला कंसेप्ट है प्रकार्यात्मक विकल्प। प्रकार्यात्मक विकल्प का कंसेप्ट यह दिया है मर्टन ने दिया है। इसमें कहा गया जिस प्रकार एक इकाई के रूप में कई प्रकार होते हैं वह कार्यों को पूरा करते हैं। जिस प्रकार एक इकाई के कई प्रकार होते हैं वह कार्यों को पूरा करते हैं, उसी को कहते हैं प्रकार्यात्मक विकल्प। यानी कि आप जब कोई काम करते हैं तो आपके पास कई चॉइसेस रहती हैं, उन चॉइसेस के आधार पर आप काम कंप्लीट करते हैं। अगला कंसेप्ट है अनुकूलनशील प्रकार्य। अनुकूलनशील प्रकार्य, इसमें कहा गया है समाज की परिवर्तित परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालना। बिल्कुल, जैसे आज मटेरियल वर्ल्ड है और कोई बच्चा मान लो गांव से एकदम आता है, लखनऊ, दिल्ली, बम्बई कहीं भी जाता है, तो जाहिर सी बात है उस देश काल वातावरण की परिस्थितियों के अनुसार उसको स्वयं को ढालना पड़ेगा, अथवा वो एडजस्ट नहीं कर पाएगा, है ना। अगला
आगे हम लोग बात करते हैं सामाजिक संरचना, सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक संगठन के संदर्भ में। तो सामाजिक संगठन में के संदर्भ में रेमंड फर्थ आपको याद रखना है। रेमंड फर्थ का आइडिया है, ये कहते हैं सामाजिक संगठन उन बंधनों से जुड़ा है जो समूह को व्यक्तियों से जोड़ता है, जो समूह को व्यक्तियों से जोड़ता है। और ये भी कहते हैं सामाजिक व्यवस्था के अंगों का प्रकार्यात्मक जुड़ाव होता है। यानी सामाजिक संगठन के संदर्भ में रेमंड फर्थ कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर हैं ये, वो कहते हैं सामाजिक संगठन उन बंधनों से जुड़ा है जो समूह के व्यक्तियों को जोड़ता है। जाहिर सी बात, हम लोग सामाजिक संगठन के तत्व हैं, अंग हैं, उसके एक एलिमेंट है। कोई भी चीज़ होती है, जैसे चुनाव हो, सार्वजनिक महोत्सव हो, जातिगत महोत्सव हो, है ना, सामुदायिक कार्यक्रम हो, उन सब में हम लोग जुड़ते हैं। आगे पार्सन्स की क्या राय है? पार्सन्स कहते हैं कि सामाजिक क्रिया की बात करते हैं, या ये सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ में भी इसे देख सकते हैं। वो कहते हैं वह क्रिया जो किसी दूसरे को ध्यान में रखकर की जाती है, जिसमें समाज के मानक और मूल्य बने रहते हैं, उसको ये कहने की कोशिश करते हैं कि वह सामाजिक क्रिया है। यानी कि सोशल एक्शन जब हो तो उसमें अपने एक्शन के साथ साथ समाज के लोगों के एक्शन को भी शामिल किया जाए, एक स्थिति। दूसरा, उसके मानक और मूल्य होने चाहिए, स्टैंडर्ड एंड वैल्यूज उसके बने रहने चाहिए। आगे बात करते हैं विन्यास प्रकारांतर की। विन्यास प्रकारांतर, इसमें पहला है अनुशासन मुक्ति बनाम अनुशासन बाध्यता। ये याद रखना है, पूछ लेगा कि इनमें से कौन है कौन नहीं है। अनुशासन मुक्ति बनाम अनुशासन बाध्यता। दूसरा है स्वहित बनाम परहित, स्वहित बनाम परहित। अगला है संपूर्ण बनाम विशिष्ट। अगला है संपूर्ण बनाम विशिष्ट। अगला है अर्जित बनाम प्रदत्त। आगे पार्सन्स आगे कहते हैं कि संस्थाकरण, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, संस्थाकरण के कंसेप्ट भी इन्होंने दिया था। तो ये कहते हैं संस्थाकरण एक प्रक्रिया भी है, एक संरचना भी है। संस्थाकरण, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन एक प्रक्रिया भी, एक संरचना भी है। यानी कि मान लो कि विवाह व्यवस्था का संस्थाकरण हो चुका है भाई, मैरिज बोर्ड है, मैरिज ब्यूरो है, फैमिली कोर्ट है, ऑफिशियल मैरिज भी होती है, नॉन ऑफिशियल मैरिज भी होती है, औपचारिक अनौपचारिक अलग ढंग से। तो एक तरीके से प्रक्रिया भी है और एक संरचना भी है कि इसी तरीके से विवाह हो सकता है और इसी प्रक्रिया में हो सकता है। गॉट इट? आगे देखते हैं प्रकार्यात्मक पूर्व आवश्यकताओं को। इसको बेसिकली मित्रों एजिल मॉडल कहा जाता है। एजिल मॉडल, ये क्वेश्चन में पूछ लेते हैं एजिल मॉडल किसने दिया। तो ए से अनुकूलन यानी एडेप्टेशन, फिर जी से लक्ष्य प्राप्ति, गोल ओरिएंटेशन, दो जगह लिख दिया गया, लक्ष्य प्राप्ति। तीसरा है एकीकरण और चौथा है तनाव प्रबंधन। तनाव प्रबंधन इंग्लिश में एडेप्टेशन, गोल ओरिएंटेशन, जी से गोल ओरिएंटेशन, आई से इंटीग्रेशन और एल से लेटेंसी है, जिसको तनाव प्रबंधन के रूप में देखा जाता है। तो इस तरीके से मित्रों आप लोगों ने प्रकार्यवाद पर कंप्लीट लेक्चर जो है क्लियर कर लिया है। इससे जुड़े सभी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। आप हमारे वीडियोस के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच।